हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम टारगेट पब्लिकेशन का 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग इसके कंपैरेटिव थिंकिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यह वीडियो आपको एमएसटी सीईटी में बहुत उपयोगी पड़ सकता है, क्योंकि इसी पर बेस क्वेश्चन एमएसटी सीईटी में पूछे जाते हैं। चलो तो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स with the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 would be expected to form the chloride with the formula। यानी यहाँ पर देखो उन्होंने क्या बताया है, एक एलिमेंट है x जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और यह एक क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? क्लोराइड फॉर्म। यह एक क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, उस क्लोराइड का हमें फॉर्मूला बताना है। तो देखो यह X जो एलिमेंट है वह सेकंड ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है और वो भी 3s2। अब वो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैलोजन के साथ हैलाइड फॉर्म करते हैं। अब देखो, अब हम मेटल को M मानेंगे, यानी यह सेकेंड ग्रुप का एक मेटल है, और हैलाइड यानी 17 ग्रुप का एक एलिमेंट लेंगे। जैसे मानो हमने यहाँ पर Y लिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा या इन दोनों का जो कंपाउंड बनेगा वो इस प्रकार से होगा MY2। यानी जो यहाँ पर क्लोराइड बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पर देखो तो वो XCl2 बनेगा, क्योंकि सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और यहाँ पर 17 ग्रुप का एक एलिमेंट उस डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन को लेता है, यानी गेन करता है। तो यहाँ पर 2 क्लोराइड आएंगे, क्योंकि 2 क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहाँ पर X एक मेटल है सेकेंड ग्रुप का, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसलिए यहाँ पर कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, XCl2। यानी हमारा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से B, XCl2। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ कोवैलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड्स। यानी हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए देखो NH4Cl, दूसरा ऑप्शन है KCl, तीसरा ऑप्शन है CCl4 और चौथा ऑप्शन है CaCl2। इन चारों ऑप्शन में किस कंपाउंड में कोवैलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड है? तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हो, और आयोनिक बॉन्ड यानी यहां पर देखो आयोनिक बॉन्ड देखो यहाँ पर क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड यहाँ पर देखो 2 एलिमेंट होते हैं, एक होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव साइन दिया है मोर के लिए, और एक होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन दिया है। यह लेस है और यह मोर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर क्या होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो जो डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो गेन कर लेता है। यानी यहाँ पर एक बॉन्ड तैयार होता है, उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, और वो बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इक्वली शेयर। तो यहाँ पर देखो NH4Cl में N और Cl में आयोनिक बॉन्ड बनेगा और N और H में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहां से हमारा ऑप्शन आ जाएगा A, NH4Cl। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यानी हमको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो देखो पहला, फॉर्मल चार्ज हेल्प टू द सिलेक्शन ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ये सही है। ऑप्शन सी देखो, फॉर्मल चार्ज ऑफ द ईच एटम ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन कैन बी कैलकुलेटेड, ये भी सही है। और डी ऑप्शन देखो, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एटम्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर
कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। ए भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी गलत है। यहाँ पर देखो उन्होंने कहा क्या है, फॉर्मल चार्ज इंडिकेट रियल चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल। तो ऐसा नहीं होता, यह ऑप्शन गलत है। तो थर्ड का आ गया बी। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन I3 माइनस आयन इज, यानी हमें I3 माइनस में कितने लोन पेयर है वो बताने हैं। अब देखो I3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से I3 माइनस का स्ट्रक्चर होगा। अब देखो आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो यहाँ पर एक उसने शेयर किया है, तो यहाँ बचे 6, यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर कितने लोन पेयर बने, 3 लोन पेयर, क्योंकि आयोडीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बच गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया है। और आपको पता होगा कि 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन से 1 लोन पेयर बनता है। मैंने क्या कहा, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन से 1 लोन पेयर बनता है, 1 लोन पेयर। यहां पर देखो, अब I माइनस यानी यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यहां पर 1 और यहां पर 1, तो बचे कितने 6। तो यहां पर ऐसे लिखते हैं 1 2 और 3, तो यहां पर भी 3 लोन पेयर बन गए। और उसी तरीके से, यानी जिस तरीके से हमने यहां पर किया उसी तरीके से यहां पर भी होगा, यानी यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा और 3 लोन पेयर बचेंगे। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर लोन पेयर कितना है 9, तो I3 माइनस में 9 लोन पेयर होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल मेटल एटम हैज एक्सपांडेड ऑक्टेट, यानी हमको बताना है कि ये जो मॉलिक्यूल लिए है उनमें किसमें एक्सपांडेड ऑक्टेट होगा। एक्सपांडेड ऑक्टेट यानी जिसके सेंट्रल मेटल एटम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें, सेंट्रल मेटल एटम में। तो यहां पर देखो पहले हम लेते हैं SCl2, तो SCl2 में यहां पर देखो यहां Cl और यहां भी Cl, यह लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। और इसके सेंट्रल मेटल एटम में देखो यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यह एक्सपांडेड ऑक्टेट नहीं है क्योंकि 8 से ज्यादा ही चाहिए एक्सपांडेड ऑक्टेट के लिए, तो यह नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखो CO2 में देखो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहां पर भी कितने आएंगे, 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे सेंट्रल मेटल एटम में, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो यहां पर PF5 में देखो PF5 कुछ इस प्रकार से बनता है। यहां पर देखो PF5 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और देखो एक्सपांडेड ऑक्टेट मैंने क्या बताया था, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम पर, तो यहां पर देखो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इसलिए यह एक्सपांडेड ऑक्टेट है। अब देखो H2SO4 में यस है सेंट्रल एटम है और 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे और यहां पर बनेगा OH और यहां बनेगा OH। H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां पर कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, और यह भी एक्सपांडेड ऑक्टेट है। अब देखो BCl3 में B में देखो यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, Cl और यहां पर भी Cl, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्टेट भी नहीं बना रहा, इसलिए इसका कोई काम नहीं है। तो यहां से हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 और 4, यह एक्सपांडेड ऑक्टेट वाले कंपाउंड है 3 और 4, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा B, 3 और 4, 5 का B। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो आपको ये थ्योरी बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि
लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होता है किससे? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होता है। बॉन्ड पेयर। तो आपको ये याद होना चाहिए कि लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होता है, उससे कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है, और उससे भी कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है। तो यहां से हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी, लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव 3 बॉन्ड पेयर्स। यानी एक मॉलिक्यूल है वो 3 बॉन्ड पेयर्स बना रहा है, और उस पर एक लोन पेयर है, और उस पर क्या है? एक लोन पेयर। तो यहां पर देखो हमें क्या बताना है, हमें ऐसा स्ट्रक्चर बताना है जिसके 3 बॉन्ड पेयर्स हो और 1 लोन पेयर हो। तो यहां से देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। सपोज यह X एक मॉलिक्यूल है और इस पर एक लोन पेयर है, और वह यहां पर X मेटल लिया है, और उस पर देखो P यह एलिमेंट लेंगे। तो देखो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो यह स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल, और इसे हम पिरामिडल भी कहते हैं। पिरामिडल। और इसका एग्जाम्पल है NH3। देखो यहाँ पर NH3 का स्ट्रक्चर कैसा है, यह H और यह H और यह एक लोन पेयर NH3, या PCl3 भी ले सकते हैं, PCl3, यह लोन पेयर और यह 3 बॉन्ड पेयर्स। यानी हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन सी, पिरामिडल। यानी 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? पिरामिडल, ऑप्शन सी। अब देखो इसी पर बेस, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे ही बेस क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? PCl3। यहां पर देखो P पर 2 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, तो ऑप्शन हमारा आ गया डी, 8 का डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। यानी हमें बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम में 2 लोन पेयर होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास XeF4 एंड NH3। तो यहां पर देखो कैसा होगा स्ट्रक्चर इसका, XeF4, यानी कुछ इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होगा। पहले में 2 लोन पेयर है, अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में देखो, सेकंड में लेकिन एक ही लोन पेयर है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहां से नहीं आएगा। अब देखो सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी देखो यहां पर SF4 2 माइनस, SF4 2 माइनस एंड H2S। अब देखो SF4 2 माइनस का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा। कुछ इस प्रकार से SF4 2 माइनस का स्ट्रक्चर होगा, और H2S का देखो कैसा होगा। यहां पर S सेंट्रल मेटल एटम होगा, और इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होगा H2S का। यहां पर 2 लोन पेयर है, लेकिन SO4 2 माइनस में कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो बी ऑप्शन निकल गया। अब देखो सी ऑप्शन, I3 प्लस और दूसरा है H2O। तो यहां पर देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा I3 प्लस का, यहाँ I और I3 प्लस है, यानी यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 7 में से 1 गया तो बचेंगे 6, और यहां पर 2 उन्होंने क्या किया? शेयर किए, तो यहां पर लोन पेयर कितने बचेंगे? 2, क्योंकि यहां पर देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए,
तो यहाँ कितने हुए, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इस पर होंगे क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम पर कितने लोन पेयर है, 2। अब सेकंड ऑप्शन देखो, H2O में भी देखो कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बनेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, बचे कितने, 4, और 4 इलेक्ट्रॉन की 2 लोन पेयर बन गई। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा यहाँ से, सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर भी देखो I3+ में सेंट्रल मेटल एटम पर 2 लोन पेयर है और यहाँ पर भी H2O में भी 2 लोन पेयर है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया यहाँ से, सी ऑप्शन। वैसे भी डी ऑप्शन नहीं आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। I3+ और H2O इन 2 कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम पर 2 लोन पेयर होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्जर्व द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स PCl5, Br5, Cl5, PF5, ClF3, XeF4, XeF2, IF5. The number of molecules having square pyramidal geometry from the above is, यानी हमें जो मॉलिक्यूल दिए हैं उनमें से बताना है कि स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री किसकी होगी। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री जिसकी होगी उसके 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर पहला लेते हैं हम PCl5। तो यहाँ पर देखो PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा और उसमें 5 बॉन्ड पेयर है लेकिन एक भी लोन पेयर नहीं है क्योंकि फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 यहाँ पर ऑलरेडी शेयर्ड है, तो यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं बची, इसलिए यह स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री नहीं दिखाएगा। ऑप्शन बी देखो अब, और बी नहीं सेकंड देखो अब, BrF5। यहाँ पर देखो Br सेंट्रल मेटल है तो यहाँ कुछ इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पर देखो यह स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है क्योंकि यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर भी है और 1 लोन पेयर भी है। यहाँ पर देखो Br के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 उसने शेयर किए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की एक लोन पेयर यहाँ पर बन गई। तो यह एक स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनाएगा। अब देखो थर्ड ClF5। तो यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ClF5 का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो, यहाँ Cl और F, यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F, कुछ इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बनेगा और यह भी एक स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। अब देखो थर्ड PF5। यह PF5 नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है और यह बनाएगा भी नहीं स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। अब देखो ClF3। अब यहाँ पर देखो ClF3 में यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। F3 यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर बनाएगा लेकिन हमें कितने की जरूरत है, 5 बॉन्ड पेयर की, इसलिए यह भी नहीं बनाएगा। आगे है XeF4, यह भी नहीं बनाएगा। उसके बाद है XeF2, यह भी नहीं बनाएगा क्योंकि यहाँ पर XeF4 में 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे और XeF2 में 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे, लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है, 5 बॉन्ड पेयर, इसलिए यह भी नहीं बनेगा। अब देखो IF5 का स्ट्रक्चर देखो, कुछ इस प्रकार से IF5 का स्ट्रक्चर होगा और यह भी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री दिखाएगा, यानी BrF5, ClF5 और IF5 यह स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री दिखाएंगे। तो यहां से हमारा ऑप्शन आ जाएगा C, 3, 11 का C।
11 का सी, यही हमारा करेक्ट आंसर है। यानी यहाँ पर BrF5, ClF5 और IF5 यह 3 कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री दिखाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ द ओवरलैपिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड के लिए कौन सी ओवरलैपिंग रिजल्ट देती है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ PP ऑर्बिटल्स, यानी लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ PP ऑर्बिटल, इससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन, द स्पेसिस हैविंग बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री इज। तो 120 डिग्री एंगल होने के लिए हमें 3 बॉन्ड पेयर चाहिए और उस पर एक भी लोन पेयर नहीं चाहिए, यानी सिर्फ हमें 3 बॉन्ड पेयर चाहिए सेंट्रल मेटल पर। तो यहां पर देखो पहला ऑप्शन है PH3। PH3 में देखो यहां पर 1 लोन पेयर बची गई, तो यह भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है ClF3, यहां पर भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर में भी 2 लोन पेयर बचेगी। अगला है NCl3, यहां पर भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर बचेगी। तो अगला है ऑप्शन डी, यहां पर देखो BCl3। BCl3 यहां पर 120 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर भी 120 डिग्री, यहां पर भी 120 डिग्री। तो यहां से हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी, BCl3, क्योंकि यहां पर एक भी लोन पेयर नहीं है और सिर्फ यहां पर 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। तो यहां से हमारा ऑप्शन आ गया डी, BCl3, 13 का डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट LCAO, यानी हमें LCAO इसके अबाउट फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो यह भी एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सी देखो क्या दिखा है उसमें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई हायर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यह एक गलत स्टेटमेंट है। तो 14 का ऑप्शन क्या आ गया, सी। अब देखो 15 नंबर का क्वेश्चन, द वेव फंक्शन ऑफ 1s ऑर्बिटल्स ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स आर psi A and psi B. Psi A and psi B are linearly combined to form 2 molecular orbitals sigma and sigma dash. Which of the following statements are correct? तो आपको ये पता होगा कि सिग्मा डैश इज इक्वल टू होता है psi A माइनस psi B, और आपको यह भी पता होगा कि द एनर्जी ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ सिग्मा डैश ऑर्बिटल। तो यहाँ से हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएंगे, 1 एंड 3 ओनली, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। यानी सिग्मा डैश इज इक्वल टू psi A माइनस psi B, यही करेक्ट ऑप्शन है। और द एनर्जी ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ सिग्मा डैश ऑर्बिटल, यह भी एक करेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ से हमारा 15 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। फर्स्ट और थर्ड यह करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया था क्या, देखो, इन सिग्मा ऑर्बिटल 1 नोडल प्लेन इज प्रेजेंट इन बिटवीन 2 न्यूक्लियर, तो यह एक गलत स्टेटमेंट है। हमारे ऑप्शन क्या आएंगे यहाँ से, 1 एंड 3। क्या स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, सिग्मा डैश इज इक्वल टू psi A माइनस psi B, यह एक करेक्ट स्टेटमेंट है। और तीसरा देखो, द एनर्जी ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ सिग्मा डैश ऑर्बिटल, यह भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, मेन एक्सिस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज Z, द ऑर्बिटल्स px एंड py ओवरलैप टू फॉर्म, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर देखो 16 नंबर के लिए, फॉर पाई ओवरलैपिंग, पाई ओवरलैप lobes are of atomic orbitals are perpendicular to the line joining the nuclei। उसके बाद देखो वो कैसे बनेंगे, कुछ इस प्रकार से वो बनते हैं, प्लस प्लस, और इससे यहाँ पर बड़ा वाला बनता है और यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से वो ऑर्बिटल बनते हैं।
और क्या होता है ओनली साइड वे ओवरलैप टेक प्लेस, यानी यहां पर क्या होता है ओनली साइड वे ओवरलैप टेक प्लेस। तो इससे क्या फॉर्म होता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो यहां से हमारा ऑप्शन क्या गया ए, 16 का क्या गया ए, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्वेश्चन क्या था मेन एक्सिस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज जेड, द ऑर्बिटल्स px एंड py ओवरलैप टू फॉर्म पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑप्शन ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, यानी हमें बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताएं। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। तो देखो यहां पर क्या है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो यहां से हमारा ऑप्शन क्या बनेगा डी, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी यहां पर देखो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ऑप्शन डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है द बॉन्ड ऑर्डर इन N2 मॉलिक्यूल इज। यहां पर देखो हमें N2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर बतानी है। तो देखो मैं एक आपको ट्रिक देता हूं, क्या है वो ट्रिक, जब 14 इलेक्ट्रॉन होंगे 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगी 3, उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगी 3। और जब हम एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे और या प्लस करेंगे तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से माइनस होगी। यानी यहां पर देखो हमने एक इलेक्ट्रॉन प्लस किया तो यहां पर आ गया 15, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 2.5। और एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया यानी यहां पर किया 13, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगी 2.5, इसकी भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5। यानी 14 यहां पर सेंटर पर है। अब देखो यहां पर 16 किया तो यहां पर उसकी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगी 2, और यहां पर 12 किया तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगी 2। फिर से यहां पर हमने क्या किया 17, तो इसकी आ जाएगी 1.5, और यहां पर 11 इसकी भी क्या आ जाएगी 1.5। यहां पर 18 यहां आ गई 1, और यहां पर 10 यहां पर इसकी बॉन्ड ऑर्डर 1। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, यह एक ट्रिक है और यह ट्रिक आपको बहुत सारे एग्जाम में उपयोगी पड़ सकती है। जेई में भी इसके क्वेश्चन आया था और आपको बताओ वो क्वेश्चन मैंने इसी ट्रिक से सॉल्व किया और मुझे 4 मार्क मिल गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है द बॉन्ड ऑर्डर इन N2 मॉलिक्यूल इज। तो देखो N2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको बता दूं कि N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक N में एटॉमिक नंबर क्या होता है N का 7, तो उसमें 7 प्रोटॉन होंगे और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें एक N में। तो 2 N में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3, तो यहां से आपका ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन 3, यानी द बॉन्ड ऑर्डर इन N2 मॉलिक्यूल इज 3। अब देखो 19 नंबर का क्वेश्चन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 O2 प्लस O2 माइनस एंड O2 2 माइनस। यहां पर देखो हमें क्या क्या दे रखा है O2 O2 प्लस O2 माइनस और O2 2 माइनस। यहां पर देखो आपको पता होगा कि O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद O2 प्लस में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया है, तो बचे कितने 15 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पर O2 माइनस में, अब देखो यहां पर क्या हुआ O2 माइनस, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, तो यहां पर कितने होंगे 17 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखो यहां पर उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो यहां पर कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। यानी O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस में
15 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन, O2 2 माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम उसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगी, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है 2, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है 2.5, 17 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है 1.5 और 18 इलेक्ट्रॉन के लिए है 1। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, O2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगी किससे, O2 से, उसके बाद होगा O2 माइनस और उसके बाद होगा O2 2 माइनस। तो यहां से हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया। तो यहां पर पहले आएगा O2 2 माइनस, उसके बाद आएगा O2 माइनस, उसके बाद आएगा O2 और उसके बाद आएगा O2 प्लस। इंक्रीजिंग ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होगी। तो हमारा यहां से ऑप्शन बनेगा डी, O2 2 माइनस, O2 माइनस, O2 और O2 प्लस, 19 का डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2 माइनस, O2 प्लस एंड O2 2 माइनस इज, यानी हमें यह जो दिया है इसकी डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालनी है। तो बता दूं आपको, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। स्टेबिलिटी यानी जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होगा। यानी यहां पर देखो, यह आपका क्या है, यह आपका बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें क्या पूछा है, यहां पर उन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, यानी यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन। यानी मैंने बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है। यानी जिस प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर घटती जाएगी उसी प्रकार से उसकी स्टेबिलिटी भी घटती जाएगी। तो यहां पर देखो O2 प्लस की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी किससे, O2 से, और O2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, O2 माइनस से, और O2 माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, O2 2 माइनस से। यानी आपका यहां से ट्रेंड क्या बनेगा, O2 प्लस ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन O2 माइनस ग्रेटर देन O2 2 माइनस। यानी आपका ऑप्शन आ जाएगा यहां से सी, 20 का सी ऑप्शन, O2 प्लस ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन O2 माइनस ग्रेटर देन O2 2 माइनस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, यानी हमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पैरामैग्नेटिक है वो बताना है। तो आपको बता दो कि पैरामैग्नेटिक कब होता है, पैरामैग्नेटिक कब होता है। तो देखो यहां पर जब मॉलिक्यूल ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करे, यानी उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब वो पैरामैग्नेटिक होता है। और दो केस है, एक है 10 इलेक्ट्रॉन पर और दूसरी है 16 इलेक्ट्रॉन पर। यानी यहां पर देखो जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी पैरामैग्नेटिक होगा और 16 इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहां पर ऑप्शन देखो क्या कह दिया है, O2 पहला है O2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 16, दूसरा है N2, इसमें कितने होंगे 14, तीसरा है H2, H2 में कितने होंगे 2, और Li2 में कितने होंगे 6। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है और 16 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह एक पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा यहां से 22 का ए। कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, O2 यह पैरामैग्नेटिक होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग, यानी हमको यहां पर जोड़ियां लगानी है, जोड़ियां बनानी नहीं लगानी है। तो यहां पर देखो फर्स्ट है C2, फर्स्ट क्या है C2, मैं डायरेक्ट ही लेता हूं इसका C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन C2 में होंगे। तो देखो यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगी 2, और यह क्या होगा डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसके ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 16 इलेक्ट्रॉन, इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगी
2, लेकिन यह एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि मैंने ऊपर बताया है, क्योंकि इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 16, और 16 इलेक्ट्रॉन के लिए वह मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। उसके बाद है B2। तो यहां पर देखो B2 में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, B2 में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यह एक, और 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगी 1, और यह भी एक पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया है कि 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन जिसके होंगे वह एक पैरामैग्नेटिक नेचर का मॉलिक्यूल होगा। अब देखो 4th ऑप्शन में है Li2। Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और इसकी बॉन्ड ऑर्डर 1 ही होगी, बॉन्ड ऑर्डर 1। यह एक थ्योरी है, आप ये पढ़ चुके होंगे, और आपको यह आपके सर ने या एकेडमी के टीचर ने बताया होगा। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गई 1 आ गई, और यह एक डायमैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डायमैग्नेटिक। यह आप ये ध्यान में रख लीजिए कि डायमैग्नेटिक कब होता है, जब सारे इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में दिए जाए, यानी 8, 6, 4 ऐसे दिए जाए, तो वो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है। लेकिन एक्सेप्शनल 2 केसेस है, वो क्या है 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए सिर्फ वह मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। जैसे एग्जांपल O2 और B2, O2 और B2 के लिए यह क्या है पैरामैग्नेटिक नेचर के मॉलिक्यूल है। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।